यार ऑलमोस्ट 1.5 महीने हो गए और निफ्टी कहीं भी हिलने का नाम नहीं ले रहा है। यानी कि अगर निफ्टी को हम लोग निफ्टी का चार्ट देखेंगे पिछले 1.5 महीने का वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो निफ्टी ज़्यादा कुछ मूव नहीं कर रहा है। डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बट निफ्टी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अभी ऐसे मार्केट में हम लोग को क्या कोई अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव के हिसाब से या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। साथ ही साथ ये जो मार्केट का भी जो माहौल चल रहा है, ये हमारे लिए आने वाले टाइम में बुलिश हो सकता है कि बेरिश हो सकता है, हम लोग वो भी देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि निफ्टी को अभी अगर आगे चलना है, अगर बुलिश मोमेंटम पाना है, तो फिर उसके साथ साथ कौन से ऐसे सेक्टर्स है जिन लोग का चलना ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और इस वीडियो में मैं जितने भी स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूँ, ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कृपया कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले अपना खुद का एनालिसिस कर लेना, ठीक है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के इंट्रो में बताया ऑलरेडी आप लोगों को कि जो निफ्टी का जो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है जो आप ये देख रहे हो, अब देखोगे कि निफ्टी ने अपना एक रेजिस्टेंस बनाया था, अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 4 मार्च 2024 को वाला जो वीक था। उसके बाद निफ्टी एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। अभी 4 मई 2024 जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आप 5 मई को देखोगे ये वीडियो, तो 2 महीने हो गए और निफ्टी ने कुछ भी ज़्यादा मूव नहीं दिया। डेफिनेटली उसने अपने सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर लिया, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करके ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश कर लिया, बट फिर भी क्लोजिंग है वो उसी जोन के अंदर आ गई है। अभी अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ, तो डेली टाइम फ्रेम पर भी जब मुझे इतना बड़ा जब ये गैप अप ओपनिंग हुआ, तो मुझे लगा शायद कि निफ्टी अपना जो ये रेंज है ये ब्रेक कर देगा। बट साथ अगर हम लोग देखेंगे तो उस दिन फ्राइडे के दिन एक अच्छी बिक वाली एक अच्छी सेलिंग आई और फिर बेयर्स ने वापस मार्केट को पुश डाउन करके उसी रेंज में लेके आ गया वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो ऑब्वियसली ये लेवल ऊपर है। अगर डेली टाइम फ्रेम के लेवल के हिसाब से मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं अभी निफ्टी का 22,810 का लेवल ब्रेक करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अभी इसके अंदर मुझे एक दो चीज़ें कंसर्निंग लग रही है। जैसे सबसे कंसर्निंग क्या लग रहा है, अगर आप मैं डेली टाइम फ्रेम पर देखूँ तो डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो निफ्टी तो यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर अच्छे से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। बट अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे आप निफ्टी कितना ज़्यादा दूर है अपनी 50 डे मूविंग एवरेज से। और जब भी हम लोग ने पास्ट में देखा है कि जब भी 50 डे मूविंग एवरेज से अगर निफ्टी दूर रहता है तो निफ्टी एक करेक्शन मारने आता ही आता है। इसके पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, उसके पहले आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हो, 2021 का वहाँ पर करेक्ट करने आया ही आया। तो अभी निफ्टी के पास, जैसे मैंने पिछले कोई एक दो वीडियो में भी पहले बताया है कि अगर निफ्टी को 50 डे मूविंग एवरेज के पास है ना, तो उसके सिर्फ दो ही तरीके, या तो फिर मार्केट एक अच्छा खासा करेक्शन दे देगा जिसको हम लोग प्राइस करेक्शन बोलते हैं, या तो दूसरा होगा टाइम करेक्शन, जिसके अंदर जैसे अभी निफ्टी ने ये 2 महीने इधर टाइम वेस्ट कर दिया है, तो और मतलब निफ्टी और 1-2 महीने इधर टाइम वेस्ट करेगा तो वैसे ही धीरे धीरे जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो भी पास आता रहेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग टाइम करेक्शन। तो या तो प्राइस करेक्शन होना ज़रूरी है या तो टाइम करेक्शन होना ज़रूरी है, बट किसी वे में एक करेक्शन मुझे तो लग रहा है आएगा। बट ऐसे मार्केट में यूजुअली स्टॉक्स मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है अगर हम लोग को स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से बात करनी है तो। बट कुछ स्टॉक्स जो मैंने ढूंढे हैं जो मुझे अच्छे भी लग रहे हैं, और अगर ऐसे माहौल में, ऐसे मार्केट में अगर कुछ स्टॉक है जो स्ट्रांग मोमेंटम दे रहे हैं, मतलब उन स्टॉक में जैसे ही बुलिश रैली कंटिन्यू होगा तो उन स्टॉक में अच्छे खासे मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द स्टॉक्स जो ऐसे मार्केट में गिर चुके हैं, ठीक है। अभी हम लोग निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे। अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैं हमेशा कंसिडर करता हूँ कि निफ्टी को चलाने के लिए बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा एक मेजर रोल होता है, आईटी का एक मेजर रोल होता है। साथ ही साथ अगर स्टॉक्स के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो रिलायंस और एचडीएफसी का भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल होता है, ठीक है। तो रिलायंस की बात तो हम लोग नहीं करेंगे ना, आई सेक्टर, क्योंकि आई सेक्टर अभी हम सबको पता है कि आई सेक्टर कुछ ज़्यादा अच्छे माहौल में ट्रेड नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आईटी सेक्टर के ऊपर भी हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, पिछले 6-8 महीने से आईटी सेक्टर की मजबूत लगी पड़ी है, ठीक है। तो अभी हम लोग बैंकिंग सेक्टर देखें। बैंक निफ्टी में सबसे अच्छी बात क्या हुई है, जो जब मैंने निफ्टी के जो लेवल शेयर करे थे वैसे तभी उसी टाइम पे मैंने बैंक निफ्टी के भी लेवल शेयर करे हुए थे। अभी इतने टाइम से क्या हो रहा था ना, काफ़ी टाइम से, कि निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई बना रहा था बट बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई नहीं बना रहा था। इस बार उल्टा हो गया है। इस बार बैंक निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया भी, और उसके ऊपर उस जो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जो एक एरिया का जोन था उसके ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग भी दिया है।
अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी ने आप देख सकते हो कि उसके ऊपर अपना ऑल टाइम हाई बनाया तो, लेकिन उसका क्लोजिंग आप देख सकते हो ये कहीं ना कहीं ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दिया है। और टॉप पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाना मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्निंग चीज़ हो सकता है निफ्टी के कंपैरिजन में। बट अगर हम लोग साथ में अगर निफ्टी में एक और एक चीज़ आपको बताओ, अगर आप इधर ध्यान से देखोगे तो निफ्टी ने यहाँ पर पहले एक हाई लगाया, फिर एक पुल बैक ले गया, फिर वहाँ पर अभी हाई लगा के अभी वापस अगर नीचे आएगा तो ऊपर एक डबल टॉप पैटर्न बनेगा। और जैसे ये जो हम लोग का लेवल है जो कि मैंने 2 महीने पहले शेयर करा था 21,700 का लेवल, अगर ये ब्रेक होगा तो आने वाले टाइम में एक अच्छा करेक्शन मिल सकता है, जो कि हम लोग को आने वाले टाइम में वैल्यू स्टॉक्स भी हम लोग को मिल सकते हैं, बट वो बात हम लोग तब की तब करेंगे। बट उसके अंदर एक चीज़ तो कंफर्म हो जाएगी कि 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ जाएगा निफ्टी, और फिर उसके बाद एक अच्छी बुल रैली कंटिन्यू मिल सकती है। चलिए फिर से हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि बैंक निफ्टी में अभी कैसा चल रहा है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में मैंने पिछले या शायद उसके पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस करा था कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है और ये साथ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस भी है। तो ये कहीं ना कहीं एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है जो कि एक बुलिश ट्रायंगल पैटर्न होता है, ठीक है। साथ ही साथ आप देखो कि बैंक निफ्टी के मुकाबले अपने 50 डे मूविंग एवरेज से इतना ज़्यादा दूर नहीं है, तो एक अच्छे खासे लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर जाके देखेंगे तो हम लोग 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज आसपास में ही ट्रेड है। तो इतना ज़्यादा हम लोग को कंसर्निंग चीज़ नहीं लग रहा है बैंक निफ्टी के मुकाबले, क्योंकि नीचे हम लोग को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट्स मिल चुके हैं, ठीक है। तो अभी जैसे अगर बैंक निफ्टी अगर ये हफ्ते अगर ज़्यादा मार्केट अगर नीचे नहीं गिरता है बैंक निफ्टी, और उसके बाद अगर मान लो एक साइडवेज वीक भी रहा और उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं हम लोग का पहला स्टॉक। अभी जो पहला स्टॉक है वो है चोला फाइनेंस, ठीक है। अभी चोला फाइनेंस को हम लोग ने क्यों सिलेक्ट किया है, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। अभी अगर आप ये देखोगे इधर चार्ट पे तो चोला फाइनेंस एक अच्छे बुल ट्रेंड में ही चल रहा था और उसके बाद एक रेंज में फंस गया था। अगर हम लोग देखेंगे तो ये रेंज शुरू हुई है 2023 अगस्त से। अगर आप लोगों को ये रेंज नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट रेंज और एक रेजिस्टेंस रेंज आप देख सकते हो 1309 और 1030 के आसपास का लेवल। तो 300 पॉइंट के एक रेंज में ही फंस गया था। बट अभी जो लास्ट वीक जो कैंडल बनी है, अगर यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को जूम इन कर लूँ तो आप लोग को शायद अच्छे से दिखाई देगा। आप देख सकते हो जो कैंडल बनी है वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, साथ ही साथ उसके अंदर वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे आए हैं। और जब जब अच्छे खासे वॉल्यूम आते हैं आप देख सकते हो कि उसके अंदर इधर इधर तो अच्छा मूव नहीं आता, बट इधर आप देख सकते हो कैंडल अच्छी बनी तो प्राइस का भी एक अच्छा प्राइस भी अच्छी तरीके से बढ़ा। और इसके बाद भी आप देख सकते हो कि इधर का जो वॉल्यूम है, जो लेटेस्ट में सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है, उसके अंदर 873 से एक हफ्ते के अंदर प्राइस 987 हो गया। तो 100 रुपये तो ऑलरेडी वैसे ही बढ़ गए थे। मोटा मोटी अगर हम लोग पकड़े तो 10-12% का मूव तो चोला फाइनेंस ने तभी दे दिया था। और उसके बाद एक आप देख सकते हो अच्छा एक रैली आया था। डेफिनेटली उसके बाद तो पुल बैक आएंगे ही, क्योंकि स्टॉक हमेशा वैसे ही परफॉर्म करते हैं। तो अभी इसके अंदर अगर ये जो 1309 का लेवल है, जो उसका रेजिस्टेंस लेवल है, अगर उसने ब्रेक कर दिया होता फ्राइडे के दिन ही चोला फाइनेंस ने, तो अभी तक हम लोग की एंट्री एक्टिवेट हो चुकी होती। बट अभी तक इसने उस लेवल को ब्रेक नहीं करा है 1309 का लेवल, तो अभी तक एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई है। जैसे हम लोग को कोई भी डेली टाइम फ्रेम पर या इनफैक्ट वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग को अच्छी ग्रीन कैंडल मिलती है, अच्छे वॉल्यूम के साथ मिलती है, तो हम लोग की एंट्री एक्टिवेट हो सकती है उसके अंदर, और हम लोग मिनिमम 1:3 1:4 का एक ट्रेड हम लोग ले सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके, ठीक है। अभी दूसरा स्टॉक डिस्कस करते हैं। जो दूसरा स्टॉक है वो है बाइक हॉस्पिटैलिटी। अभी इसका जो हम लोग बाइक चलाते हैं वो वाली बाइक नहीं, BYKE बाइक, ठीक है। अभी ये स्टॉक को सिलेक्ट करने का रीज़न क्या है? ये स्टॉक को सिलेक्ट करने का सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है मल्टी ईयर ब्रेकआउट। अभी आप देखोगे लास्ट इस लेवल पे बाइक आया था 2018 में सितंबर में, ठीक है। उसके बाद इधर एक बड़ी रिजेक्शन कैंडल, मंथली टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन कैंडल, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा एक बेरिश सेंटिमेंट माना जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया था, बट धीरे धीरे लोगों ने एक्यूमुलेट करके, इन्वेस्टर्स ने ऑब्वियसली इसके अंदर कुछ चीज़ें देखी होंगी, FIIs, DIs, रिटेल ट्रेडर्स, काफ़ी लोगों ने इसके अंदर कुछ ना कुछ देखा होगा और बिजनेस भी ऑब्वियसली इंप्रूव हुआ होगा। ये मैं सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट के सबसे बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल्स आप इसके जाके चेक कर सकते हो, अच्छे है नहीं है, बुरे है क्या है, जो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो टेक्निकली तो इस चार्ट के हिसाब से इधर एक अच्छा एक टर्न अराउंड हुआ है, और उसके बाद इधर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम तो सॉरी काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं है, बट 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक करके रीटेस्ट करके अभी जो हमारा 5-6 साल वाला पुराना जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक करने अभी बाइक हॉस्पिटैलिटी आ रहा है। अभी जो मैंने इसका ये मंथली टाइम फ्रेम का ही चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को इधर थोड़ा जूम इन करके टारगेट्स देखने पड़ेंगे। अभी ये जो लेवल है, ये आपने अगर मेरे पिछले कोई वीडियोज़ देखे रहेंगे तो आप लोग को समझ गया रहेगा कि ये जो रेंज कैलकुलेशन मेथड है, जो हम लोग रेजिस्टेंस इसकी डेप्थ मेजर करते हैं और उसके बाद
ब्रेकआउट लेवल पर हम लोग डाल देते हैं, तो आप देखोगे रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से इसके टारगेट बन रहे हैं 151.90, यानी 152 ही आप पकड़ लीजिए। बट साथ ही साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही पिछला इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट पॉइंट भी था, इधर इसने रेजिस्टेंस लिया था और इसके पहले इधर से सपोर्ट लिया था, तो काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो जाता है। अभी मैं इसको वापस वीकली टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखेंगे तो चोला फाइनेंस के जैसे ही बाइक हॉस्पिटैलिटी ने भी अपना ब्रेकआउट अभी तक दिया नहीं है, तो एंट्री अभी तक एक्टिवेट हुई नहीं है, ठीक है। एंट्री कब एक्टिवेट होगी, जैसे ही हम लोग को क्लोजिंग मिलेगी हमारे लेवल के ऊपर 78-80 पे, एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग होना चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम पर एक बार वो लेवल के ऊपर चले भी गया तो भी हम लोग फिर भी एक्टिवेट कर अपना हम लोग एंट्री ले सकते हैं। थोड़ी बहुत क्वांटिटी के हिसाब से अपना रिस्क मैनेजमेंट संभाल के हम लोग एंट्री ले सकते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे वैसे ही जैसे हम लोग को जिस स्टॉक फॉलो अप करता है और ऊपर की तरफ जाएगा तो वैसे हम लोग धीरे धीरे अपने को क्वांटिटीज़ और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, मंथली टाइम फ्रेम पर के हिसाब से हम लोगों को जो वॉल्यूम्स है वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे थे, बट वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखोगे पिछले दोनों हफ्ते, जो गया हफ्ता और उसके गए हफ्ते, दोनों हफ्ते अच्छा खासे मोमेंटम भी मिला और साथ ही साथ अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी मिले हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट प्रीवियस वीक्स, ठीक है। अभी हम लोग तीसरा स्टॉक देखते हैं। अभी जो तीसरा स्टॉक है वो है एरो ग्रीन टेक, ठीक है। एरो ग्रीन टेक में भी ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है। वो अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग जाके देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो इसका आईपीओ का लेवल था 2016 में, उस लेवल के बाद इसने ब्रेक करा और उसके बाद इसको सस्टेन नहीं कर पाया। 2 महीने बाद ही स्टॉक नीचे गिर गया और इसका जो लोवेस्ट पॉइंट था वो था 32 रुपीज़। अभी वो 32 रुपीज़ से वापस जो उसके आईपीओ के लेवल के पास आया है जो कि 555 रुपीज़ है। जैसे ये 555 रुपीज़ का लेवल ब्रेक करता है, हम लोग ने वापस इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको और इसके लोवेस्ट पॉइंट का डेप्थ मेजर करके हम लोग ने जो टारगेट्स निकाले हैं वो बैठ रहे हैं समवेयर अराउंड 1077। अभी अगर 600 रुपये से 550 रुपये से कोई स्टॉक अगर ऑलमोस्ट 1100 रुपये तक गया तो ये 100% रिटर्न है, ये बात याद रखना। बट अगर आप 100% रिटर्न तक का वेट नहीं कर सकते हो तो डेफिनेटली 50% 60% रिटर्न तो हम लोग डेफिनेटली इसके अंदर निकाल सकते हैं, क्योंकि यूजुअली 100% रिटर्न ज़रूरी नहीं है कि आपको 1-2 हफ्ते में या 3-4-6 महीने में मिल जाए। काफ़ी टाइम शायद 100% रिटर्न आने को 2-2.5-3 साल भी लग सकते हैं, तो सब में शायद उतना पेशेंस नहीं होगा। बट डेफिनेटली अगर हम लोग के इसके अंदर एंट्री इसके अंदर एज गुड एज हम लोग की एंट्री एक्टिवेटेड तो हो चुकी है, बट जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग जस्ट रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हुई है, तो इसके लिए मैं इतना अश्योर्ड नहीं हूँ। बाय द वे अगर हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया है इस कैंडल में, तो इसलिए ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि जितने भी स्टॉक्स हम लोग ने डिस्कस करे पिछले 1-2 हफ्ते से निफ्टी या ओवरऑल मार्केट साइडवेज में ही रहा है, बट ये सारे स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म करा है वॉल्यूम के कंपैरिजन में, प्राइस के कंपैरिजन में। तो आप देख सकते हो कि ये स्टॉक्स अपना जो क्या कहते हैं जो बुलिश मोमेंटम में ये लोग का ये स्ट्रॉन्ग चल रहा है और ये गिरते मार्केट में या साइडवेज मार्केट में भी गिर नहीं रहे। मतलब आने वाले टाइम में जब निफ्टी अच्छा परफॉर्म करेगा तो ये वाले स्टॉक्स भी होपफुली अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए हम लोग को ऐसे स्टॉक्स चुने जो गिरते मार्केट में साइडवेज मार्केट में भी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं और इनके अंदर एक बुलिश मोमेंटम ही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑब्वियसली प्राइस एक्शन का एनालिसिस करा है, इसके अंदर हम लोग ने वॉल्यूम एनालिसिस करा है। 50 डे मूविंग एवरेज भी अगर हम लोग देखेंगे तो उसका भी सपोर्ट लेके अच्छा ब्रेक कर रहा है। जैसे हम लोग को एक और एक डेली टाइम फ्रेम पर एक अच्छी ग्रीन कैंडल मिल जाएगी तो उसके बाद एटलीस्ट मैं तो कुछ क्वांटिटी के साथ एंट्री बनाऊंगा, और अगर रीटेस्ट करके ब्रेक करेगा उस लेवल को जो भी हम लोग का डेली टाइम फ्रेम पर जो भी लेवल रहेगा तो मैं और एग्रेसिवली इसके अंदर मैं ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। अभी हम लोग चौथा स्टॉक देखते हैं। चौथा स्टॉक देखते हैं हम लोग वो है रेन होल्डिंग्स। अभी रेन होल्डिंग्स में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, ठीक है। मैं अगर इसको मंथली टाइम फ्रेम पर लेके जाऊँ तो मंथली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो काफ़ी टाइम बाद रेन होल्डिंग्स ने अपने 2018 के लेवल्स के बाद वापस इस लेवल पे आया है, जैसे बाइक होल्डिंग्स का हम लोगों ने देखा था। अभी अगर हम लोग इसका फिबोनाची भी देखेंगे तो फिबोनाची का भी शायद इधर कोई ना कोई एक लेवल हो सकता है, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे फिबोनाची तो फिबोनाची अपनों के जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके आसपास ही फिबोनाची का 0.5 का भी लेवल है, जो 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 कि एक अच्छा सा रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर भी अगर हम लोग यहाँ पर एक मार्क कर दे 0.5 का लेवल, मैं फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ। तो अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो 1400 का लेवल जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो वैसे ही हम लोग इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं, और साथ ही साथ अगर 559 का लेवल ब्रेकआउट होगा जो फिबोनाची के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, अगर वो ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली इसके अंदर हम लोग और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अभी अगर मान लो कि फिबोनाची के लेवल के पास आकर रेजिस्टेंस ले लिया 1400 से अगर ब्रेक होने के बाद भी, तो भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग का 10 से 11% का रिटर्न तो फिर भी बन ही रहा है। तो अगर हम लोग को ये छोटा मोटा रेजिस्टेंस भी अगर बीच में आएगा तो भी हम लोग
कुछ नहीं तो भी 9, 10, 11% का रिटर्न हम लोग फिर भी इसमें से बना सकते हैं। अभी भी इसके अंदर भी अभी तक हम लोग का क्या कहते हैं एंट्री एक्टिवेट हुआ नहीं है। जैसे डेली टाइम फ्रेम पर होगा एक्टिवेट, जैसे डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग को एक अच्छी कैंडल मिलेगी तो हम लोग वहाँ पर एंट्री बना सकते हैं और धीरे धीरे हम लोग का रिस्क मैनेजमेंट मैनेज करके हम लोग उसमें एंट्री बना सकते हैं रेन होल्डिंग्स में। साथ ही साथ अगर हम लोग रेन होल्डिंग्स में भी देखेंगे तो इसके अंदर पिछले कई हफ्तों के मुकाबले एक अच्छा वॉल्यूम भी आया है, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा स्टॉक कंसिडर हो सकता है। अभी जो हम लोग का आखिरी स्टॉक है ये बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक है, पीएसयू सेक्टर का, और ये स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे लेवल पर आ चुका है। एंड ये स्टॉक में भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। आप सभी लोग को पता होगा कि मुझे यूजुअली मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स में ट्रेड करना कितना ज़्यादा पसंद है। तो मैं ये स्टॉक बताता हूँ, ये है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। ठीक है, अभी इसके अंदर मंथली टाइम फ्रेम पर जाएंगे, आप देखोगे कि ये जो स्टॉक है ये इस लेवल पे आया था 2014 में, 2014 अगस्त के आसपास आया था, और उसके उसके पहले ये स्टॉक आया है वापस 2014 में, और उसके पहले 2012 में। ठीक है, बट इसका अगर ब्रेकआउट की हम लोग बात करें तो ब्रेकआउट इसका 2009 में हुआ था। मतलब अगर ब्रेकआउट के हिसाब से तो ये 15 साल बाद का ब्रेकआउट है, बट इस लेवल के हिसाब से ऑलमोस्ट 2014 के बाद अभी 2024 10 साल बाद इस लेवल पे आया। पिछले 2-3 महीने से ऑब्वियसली इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने इसके ऊपर इतना नज़र नहीं रखा था। रीज़न बिकॉज क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। अगर आप देखोगे कि इधर इतनी लॉन्ग विक कैंडल है तो इसीलिए मुझे लगा यहाँ पर से रिजेक्शन आएगा और ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है तो शायद नीचे गिर सकता है। बट अगर उसके बाद वाला महीना हम लोग देखेंगे जो कि मार्च वाला मंथ था, मार्च वाले मंथ के अंदर इसने स्पिनिंग टॉप बनाया इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने, और उसके बाद अप्रैल के मंथ में एक अच्छा बुल रैली के हिसाब से इंडियन ओवरसीज़ ने कंटिन्यू करा। तो इसके लिए मुझे थोड़ा इसके अंदर अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है ट्रेड लेने के लिए। साथ ही साथ अगर हम लोग इधर देखेंगे तो इधर एक अच्छा क्या कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, आप देखोगे कि इधर पहले 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद एक पुल बैक लिया, फिर उसके बाद एक अच्छा हम लोग एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करने का कोशिश किया वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, सस्टेन नहीं कर पाया और इधर पुल बैक लिया और वापस अभी उस लेवल को ब्रेक करने के प्रिपरेशन में है। जैसे ये लेवल ब्रेक होगा हम लोग का, ये लेवल वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एक हम लोग एक जोन के हिसाब से हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। जैसे ही ब्रेक होगा वैसे हम लोग को आने वाले टाइम में इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अगर मैं आप लोग को टारगेट्स की बात करूँ तो मंथली टाइम फ्रेम पर वापस लेके जाता हूँ। आप देखोगे ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसका हम लोग ने डेप्थ मेजर कर लिया, तो डेप्थ मेजर करके हम लोग को जो टारगेट्स मिल के आ रहा है वो आ रहा है 131 का। अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 68.55 के आसपास। 131 का लेवल अगर हम लोग 70 रुपये पे 75 पे एंट्री बनाते हैं तो भी एज गुड एज हम लोग को 70-80% रिटर्न्स तो आराम से मिल रहे हैं। अगर मैं रिटर्न्स की कैलकुलेशन करूँ तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ, मान लो अगर किसी ने 83 के लिए अगर यहाँ से भी अगर हम लोग इसका रिटर्न्स कैलकुलेट करें तो आराम से हम लोग को 56% रिटर्न मिल रहा है, जो कि हम लोग का एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आ रहा है। और जो हम लोग का जो टारगेट निकालने का जो रेंज कैलकुलेशन मेथड, तो उसके हिसाब से भी हम लोग का एक अच्छा टारगेट आ रहा है और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी वही टारगेट आ रहा है। तो हम लोग को डेफिनेटली 130 के आसपास के लेवल्स आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इनमें से जितने भी स्टॉक्स मैंने डिस्कस करे हैं ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इसमें कृपया अपना एनालिसिस करके ही ट्रेड करना। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बना रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।